साल 1919, जब विज्ञान की नींव टूटने वाली थी। 200 सालों से चला आ रहा विज्ञान का सिद्धांत टूटने वाला था और विज्ञान के नए मसीहा का जन्म होने वाला था। क्योंकि उस साल एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होना था जो आइंस्टाइन के सिद्धांतों का भविष्य तय करता। क्योंकि अगर वो एक्सपेरिमेंट सफल होता तो आइंस्टाइन उस सदी के सबसे महान वैज्ञानिक बनते, और अगर वो एक्सपेरिमेंट गलत होता तो आइंस्टाइन के पूरे जीवन की मेहनत खराब हो जाती। फिर क्या था, उस एक्सपेरिमेंट को पूरा किया जाता है और जो रिजल्ट मिलता है वो आइंस्टाइन की कैलकुलेशन के मुताबिक एकदम सही बैठ रहा था। और जैसे ही ये रिजल्ट पब्लिश होता है और उसी वक्त रातों रात आइंस्टाइन दुनिया के नए हीरो बन जाते हैं और अखबार के हर पन्ने पर उनका ही नाम था और दुनिया का हर इंसान आइंस्टाइन के बारे में जानना चाहता था। लेकिन आप सोच रहे होंगे आखिर वो एक्सपेरिमेंट क्या था? तो उस एक्सपेरिमेंट का नाम ग्रेविटेशनल लेंसिंग था और उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट ने न्यूटन के सिद्धांतों को झकझोर करके रख दिया था। क्योंकि यही एक्सपेरिमेंट था जिसने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सही होने का पहला सबूत दिया था और पहली बार दुनिया को इसका एहसास हुआ कि हमारा स्पेस भी मुड़ सकता है और लाइट सीधे रास्ते से ना चलकर बल्कि घुमावदार रास्ते में चल सकती है, यानी कि कर्व पाथ भी फॉलो करती है। और जब लाइट स्पेस में घुमावदार पाथ को फॉलो करती है तब उसे ही ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है। और जब ग्रेविटेशनल लेंसिंग की खोज हुई तो इसने स्पेस के बहुत से दरवाजे खोले और आने वाले समय में इसने बहुत सी स्पेस की जानकारियां दी। क्योंकि वैज्ञानिक इसका उपयोग डार्क मैटर को समझने में करते हैं और इसका ही यूज एक्सोप्लैनेट को खोजने में भी किया जाता है। साथ ही इसका यूज वैज्ञानिक क्विजार और ब्लैक होल को खोजने में भी करते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ग्रेविटेशनल लेंसिंग काम कैसे करता है और कैसे आइंस्टाइन ने इसका पता लगाया, कैसे इसने पूरे विज्ञान को बदल दिया। तो इस जवाब के लिए हमें साल 1905 पे जाना पड़ेगा। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में जानेंगे, इसलिए इन्फिनिटी स्ट्रीम की इस डॉक्यूमेंट्री को अंत तक जरूर देखें। साल 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पेपर पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने यूनिवर्स को रिलेटिव बताया था और उन्होंने इसको समझाने के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला भी दिया था। और उस समय आइंस्टाइन के इस सिद्धांत को न तो कोई बड़ी पहचान मिली और ना ही इसे बड़े रिसर्च जर्नल में छापा गया। क्योंकि उसका पहला रीजन ये था कि आइंस्टाइन कोई प्रोफेसर नहीं थे और ना ही किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी की थी, बल्कि उन्होंने सिर्फ उस समय पॉलीटेक्निक ही किया था, जिसकी वजह से लोगों ने उनकी थ्योरी पर ध्यान नहीं दिया। और दूसरा रीजन ये था कि आइंस्टाइन की थ्योरी न्यूटन की थ्योरी को चुनौती दे रही थी। क्योंकि न्यूटन टाइम को स्थिर मानते थे, यानी कि टाइम का मान यूनिवर्स में हर जगह एक है, और वहीं पर आइंस्टाइन की थ्योरी टाइम को रिलेटिव मानती थी, मतलब कि टाइम हर जगह पर अलग अलग है। और इस वजह से आइंस्टाइन के पेपर पर लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया और इस तरह से आइंस्टाइन के सही होने के बाद भी उनको नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कई साल पेटेंट ऑफिस के एक क्लर्क के रूप में गुजारा। अब आइंस्टाइन ये बात जानते थे कि अगर उन्हें अपनी थ्योरी को साबित करना है तो उन्हें पहले उसकी नई थ्योरी बनानी पड़ेगी, और जिसके लिए उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर काम करना शुरू किया, जिसमें आइंस्टाइन ने टेंसर कैलकुलस का यूज किया। और फिर आइंस्टाइन ने लगभग 10 साल में उसे तैयार किया और फिर उसे पब्लिश कराया। और ये थ्योरी सबसे अलग थी क्योंकि ये कुछ अलग बातें करती थी जो आज से पहले किसी ने सोची भी नहीं थी, और उसके साथ ये मैथमेटिकल प्रूफ भी देती थी। तो इस थ्योरी में आइंस्टाइन यूनिवर्स के 2 रूपों की बात करते हैं। पहले वो बताते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में जो खाली जगह है वो पूरे तरीके से खाली नहीं है, यानी कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे स्पेस को इफेक्ट नहीं किया जा सकता है। क्योंकि उससे पहले वैज्ञानिक ये मानते थे कि हमारा स्पेस एक वैक्यूम की तरह है जो कि पूरी तरह से खाली है, यानी कि वहां पर कुछ नहीं है। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी के आने के बाद वैज्ञानिक ये मानने लगे थे कि हमारा स्पेस यानी कि वैक्यूम भी इफेक्टेड होता है। आइंस्टाइन ने बताया कि सिर्फ ग्रेविटी ही है जिससे स्पेस में इफेक्ट आता है, और जब ग्रेविटी ज्यादा होती है तो हमारा स्पेस मुड़ जाता है। और फिर इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आइंस्टाइन ने बताया कि ग्रेविटी की वजह से उसके चारों तरफ का स्पेस मुड़ जाता है और उसी मुड़े हुए स्पेस की वजह से ग्रेविटी पैदा होती है। अब अगर हम इस एग्जाम्पल से समझे तो मान लीजिए आपके पास एक गेंद है जिसे आप तनी हुई चादर पर डालेंगे तो आप देखेंगे कि गेंद के चारों तरफ का एरिया मुड़ जाएगा
और जब वहां से कोई छोटा ऑब्जेक्ट गुजरेगा तो उस घुमाव की वजह से बड़ी गेंद की तरफ खींचता चला जाएगा। और ठीक ऐसा ही हमारी धरती के साथ भी है, जिसकी वजह से हमारा मून उसका चक्कर लगाता है। यही ग्रेविटी है, यानी कि यूनिवर्स में जितने ऑब्जेक्ट हैं सभी के चारों तरफ का स्पेस मुड़ा हुआ है। और जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा ग्रेविटी होगी और उसी के मुताबिक मास होगा। और इस सिद्धांत की दूसरी सबसे बड़ी चीज टाइम है, जिसके अनुसार ग्रेविटी की वजह से स्पेस के साथ साथ टाइम भी मुड़ जाता है, यानी कि समय धीमा होने लगता है। अब आइंस्टाइन ने तो इसे मैथमेटिक्स के द्वारा समझा दिया था, लेकिन जब तक किसी भी सिद्धांत को एक्सपेरिमेंट करके ना देखा जाए तब तक उसे सही नहीं माना जाता। इसलिए आइंस्टाइन ने इस एक्सपेरिमेंट को चेक करने के लिए सूरज को चुना, क्योंकि आइंस्टाइन ये जानते थे कि सूरज का मास धरती के मुकाबले कई गुना है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ का स्पेस बहुत ज्यादा मुड़ा हुआ होगा। और जब वहां से लाइट गुजरेगी तो वो कुछ डिग्री एंगल पर मुड़ जाएगी। और आइंस्टाइन ने उसे जब कैलकुलेट किया तो उन्होंने पाया कि सूरज के पास से मुड़ने वाली लाइट 1.75 डिग्री एंगल तक झुक जाएगी। और जब आइंस्टाइन ने ये प्रिडिक्शन दी तो उन्हें ऐसे साइंटिस्ट की जरूरत थी जो कि इसे साबित कर दे, क्योंकि आइंस्टाइन थ्योरी में एक्सपर्ट थे पर वो एक्सपेरिमेंट में इतने बेहतर नहीं थे। इसलिए उनकी मुलाकात कुछ समय के बाद वैज्ञानिक अर्थर एडिंगटन से होती है, जो कि एक एस्ट्रोनॉट थे। और उस वक्त आइंस्टाइन काफी पॉपुलर हो चुके थे, इसलिए अर्थर एडिंगटन भी उनकी थ्योरी को टेस्ट करना चाहते थे। लेकिन सवाल था कैसे, क्योंकि आइंस्टाइन ने ये तो बता दिया था कि सूरज के बगल से गुजरने वाली लाइट 1.7 डिग्री एंगल से मुड़ जाएगी, लेकिन इसका टेस्ट करना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए अर्थर एडिंगटन ने सोचा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सूरज के पीछे होगा और उसकी लाइट सूरज के बगल से गुजरेगी तो वो मुड़कर धरती तक आ सकती है, और इस तरह हम सूरज के पीछे छुपे हुए ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। लेकिन समस्या ये थी कि अगर वो लाइट धरती तक आती भी तब भी अर्थर एडिंगटन उसे देख नहीं पाते। इसलिए अर्थर एडिंगटन ने सूर्य ग्रहण का समय चुना, क्योंकि सूर्य ग्रहण की वजह से सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए उस दौरान सूरज के पीछे के जो तारे होंगे उनकी लाइट सूरज के बगल से होकर गुजरेगी। उस समय ग्रेविटी उन लाइट को मोड़ देगी और जिसकी वजह से वो लाइट धरती तक आएगी और उसे हम देख पाएंगे। अगर इसको हम एग्जाम्पल से समझे तो मान लीजिए आपके सामने एक फुटबॉल रखा है और उसके पीछे एक छोटी सी गेंद रखी है, और जब आपके और गेंद के बीच में फुटबॉल होती है तो फुटबॉल की वजह से उसके पीछे छुपी हुई गेंद दिखाई नहीं देती। अब मान लीजिए कि उस फुटबॉल की ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब बॉल से निकलने वाली लाइट को फुटबॉल मोड़ देगी, जिसकी वजह से फुटबॉल के पीछे की गेंद हमें दिखाई देगी। और इस वजह से अर्थर एडिंगटन ने सूर्य ग्रहण के समय को चुना। इसीलिए जब 19 मई 1919 में जब सूर्य ग्रहण लगने वाला था तब अर्थर एडिंगटन ने अपना पहला टेलीस्कोप वेस्ट अफ्रीकन आइलैंड ऑफ प्रिंसिपिस में लगाया और उसे रीचेक करने के लिए दूसरा टेलीस्कोप ब्राजीलियन टाउन ऑफ सोब्राल में लगाया था। और जब अर्थर ने सोलर एक्लिप्स की इमेज ली तब उन्हें पहली बार वो तारे दिखाई दिए जो सूरज के पीछे छुपे हुए थे। और इस तरह से आइंस्टाइन की थ्योरी साबित होती है और इसी घटना को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है। और इसी ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से हम बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं जो कहीं पर छुपे होते हैं। हाँ, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ग्रेविटी लाइट को कैसे मोड़ती है, या फिर वो हमें मुड़ा हुआ क्यों दिखाई देता है। तो इसको समझने के लिए हमें आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझना होगा, जिसके तहत आइंस्टाइन ने 2 प्रिंसिपल दिए। जिसमें पहला प्रिंसिपल लाइट के बारे में था, जिसमें आइंस्टाइन ने बताया था कि लाइट की स्पीड हर किसी के लिए बराबर होती है, यानी कि हर किसी के लिए लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होगी, और फिर वो चाहे किसी भी स्थान पे हो और किसी भी अवस्था में हो। और दूसरा प्रिंसिपल का नाम इक्विवेलेंस प्रिंसिपल था। अब इसे समझने से पहले हमें ग्रेविटी को समझना होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रेविटी की वजह से जब कोई ऑब्जेक्ट धरती पर गिरता है तब वो हर सेकंड में अपनी गति को बढ़ाता रहता है, जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, और ये ग्रेविटी फोर्स की वजह से पैदा होता है। अब अगर हम धरती पे खड़े हैं तो वही एक्सेलरेटिंग फोर्स हमारे ऊपर काम कर रहा है, यानी कि ग्रेविटी का फोर्स उसी एक्सेलरेशन की वजह से पैदा हो रहा है। अब अगर हम किसी बड़े से कमरे को लेके और उसे स्पेस में ऊपर की तरफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कराए, या फिर हर सेकंड उसकी स्पीड
9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ाते जाए, तब उस कमरे में बैठे इंसान को भी वैसी ही ग्रेविटी महसूस होगी जैसे कि उसे धरती पर ग्रेविटी महसूस होती थी। क्योंकि धरती पर ग्रेविटी एक्सीलरेशन की वजह से पैदा होती है और उस कमरे में भी जो ग्रेविटी महसूस होगी वो भी एक्सीलरेशन की वजह से फील होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि धरती पर और उस कमरे में जो कि स्पेस में है, दोनों जगह पर ग्रेविटी समान है। और इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट हम उस कमरे में करेंगे तो जो रिजल्ट हमें वहां पर मिलेगा वही रिजल्ट हमें धरती पर भी मिलेगा, क्योंकि दोनों सिचुएशन अब एक जैसी ही है। तो चलिए हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम एक छोटा सा कमरा लेंगे जिसके अंदर हम एक इंसान को खड़ा कर देंगे। अब हम कमरे के दोनों साइड में छोटे छेद कर देंगे और वो छेद कमरे के हर जगह पर होंगे ताकि बाहर कोई भी चीज अंदर आ सके और दूसरे छेद से बाहर जा सके। अब हम उस कमरे को बहुत तेजी से एक्सेलरेट करा करके ऊपर स्पेस में भेजना शुरू करेंगे। और जब उस कमरे को हम ऊपर की तरफ भेजेंगे तो उस दौरान जब हम एक छेद से गेंद को फेंकेंगे तो वो गेंद दीवार के दूसरे भाग तक पहुंचते ही वो कमरा एक्सेलरेशन की वजह से थोड़ा ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से वो गेंद थोड़ा नीचे वाले छेद से बाहर निकलेगी, जिस वजह से उस कमरे के अंदर बैठे उस इंसान को गेंद एक मुड़े हुए रास्ते से आगे जाती हुई दिखाई देगी। यानी वो कर्व पाथ फॉलो करता हुआ दिखाई देगा। और अब अगर हम गेंद की जगह उस कमरे में लाइट को डालें तो हमें वो लाइट भी मुड़ी हुई दिखाई देगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट उस कमरे में मिला वही रिजल्ट हमें धरती पर मिलेगा। और इस वजह से जब लाइट धरती के पास से होकर गुजरती है तब वो मुड़ जाती है। और ऐसा ही एकदम सूरज के साथ भी होता है, क्योंकि जब लाइट सूरज के पास से गुजरती है तब वहां पे एक्सेलरेशन इतना ज्यादा होता है कि वहां की लाइट और भी ज्यादा मुड़ जाती है और इसी वजह से ग्रेविटेशनल लेंसिंग पैदा होती है। और ऐसे ही ब्रह्मांड में जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतनी ही ज्यादा ग्रेविटेशनल लेंसिंग पैदा होती है। और ग्रेविटेशनल लेंसिंग स्पेस में एक तरह से लेंस का काम करता है। जैसे लेंस के चश्मे हमें आने वाली लाइट को मोड़कर हमें एक परफेक्ट इमेज दिखाते हैं, वैसे ही ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी छुपे हुए ऑब्जेक्ट की लाइट को मोड़कर उसकी इमेज दिखाता है। और जैसे लेंस किसी इमेज को छोटा और बड़ा कर सकता है, वैसे ही ब्रह्मांड में मौजूद बहुत सी गैलेक्सीज और तारे अपने पीछे छुपी हुई इमेज को छोटा और बड़ा करके दिखाते हैं। इसलिए इन लेंसिंग की वजह से हमें क्लस्टर और गैलेक्सी की दूरी और ब्रह्मांड में मौजूद डार्क मैटर और ब्लैक होल की जानकारी मिल पाती है। और ये सभी जानकारी हमें कई प्रकार के लेंसिंग से पता चलती है। अगर हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग के प्रकार की बात करें तो ये मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला होता है स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल लेंसिंग, दूसरा है वीक ग्रेविटेशनल लेंसिंग और तीसरा है माइक्रो लेंसिंग। अब इन तीनों लेंसिंग के द्वारा ब्रह्मांड की अलग अलग जानकारी को इकट्ठा किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल लेंसिंग की बात करें तो ये तारों और गैलेक्सीज के साइज को 1000 गुना तक बढ़ा देता है और उनके आकार को मोड़ देता है, जिस वजह से बहुत सी गैलेक्सीज हमें मुड़ी हुई दिखाई देती हैं और वो काफी तनाव में दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें एक मरोड़ दिया गया हो। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल एबल 370 क्लस्टर है। यानी कि एबल 370 एक प्रकार का गैलेक्सी का झुंड है जिसे हम क्लस्टर कहते हैं, जो कि हमारी धरती से 5 बिलियन लाइट ईयर की दूरी पर है। और इस क्लस्टर को हम ध्यान से देखें तो इसमें बहुत सी ऐसी गैलेक्सीज हैं जो कि एकदम मुड़ी हुई दिखाई देती है, जिसका रीजन स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल लेंसिंग है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये क्लस्टर अनगिनत गैलेक्सीज से मिलकर के बनता है और इस वजह से उसके आसपास ग्रेविटी की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए जब गैलेक्सी से निकलने वाली लाइट हम तक आती है तो वो इतना ज्यादा खींच चुकी होती है कि वो एकदम लंबी और कर्व दिखाई देती है। और जब कोई गैलेक्सी इन क्लस्टर के पीछे मौजूद होती है तो उसकी इमेज हमें इन क्लस्टर के ग्रेविटेशनल लेंस के द्वारा कई बार दिखाई देती है। इसी घटना को आइंस्टाइन क्रॉस भी बोलते हैं। यानी कि कोई एक इमेज या एक घटना हमें कई बार और अलग अलग जगह पर दिखाई देगी। इसको हम सबसे बेहतर उदाहरण से समझ सकते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले हमें क्विजार को समझना होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्विजार की घटना तब होती है जब गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल एक्टिव हो जाता है और वो ढेर सारी ऊर्जा पैदा करता है, क्योंकि ब्लैक होल के चारों तरफ गैस के बादल होते हैं जो बहुत तेजी से ब्लैक होल का चक्कर लगाते रहते हैं।
उस दौरान ब्लैक होल बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है जिसे क्विजार बोला जाता है। लेकिन इस दौरान वो सबसे ज्यादा रेडियो वेव पैदा करता है, और जब ये रेडियो वेव हमारी धरती की तरफ आती हैं, तब उस दौरान उनके रास्ते में कोई गैलेक्सी आ जाती है, और इस कारण से आने वाली रेडियो वेव गैलेक्सी के दोनों तरफ से मुड़कर आती है। इस वजह से एक ही घटना दो जगह पर दिखाई देती है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण ट्विन क्विजार QSO 0957+561 है। ये क्विजार हमारी धरती से लगभग 8 बिलियन लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, और जब वैज्ञानिकों ने इस क्विजार को देखा तो ये एक समय पर दो स्थान पर दिखा, इसलिए इसका नाम ट्विन क्विजार रखा गया। और ये घटना सिर्फ स्ट्रॉन्ग लेंसिंग की वजह से ही दिखाई देती है, क्योंकि जब इनसे निकलने वाले रेडियो वेव हमारी धरती की तरफ आते हैं, इस दौरान बीच में मौजूद गैलेक्सी या क्लस्टर उन लाइट को मोड़ देते हैं, जिस वजह से वो रेडियो वेव गैलेक्सी के किनारों से मुड़ते हुए धरती तक आते हैं, और इसके बाद उन रेडियो वेव को रेडियो वेव टेलीस्कोप के द्वारा कैप्चर किया जाता है, और इस तरह से ट्विन क्विजार को देखा जाता है। स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल लेंसिंग सिर्फ क्विजार ही नहीं बल्कि सुपरनोवा जैसे विस्फोट को भी एक समय पर कई स्थान पर दिखाता है। जैसे क्विजार हमें एक समय में दो स्थानों पर दिखाई देता है, वैसे ही सुपरनोवा से होने वाले विस्फोट भी हमें एक समय पर 4 स्थान पर दिखाई देते हैं, जिन्हें आइंस्टाइन क्रॉस कहा जाता है, क्योंकि ये चारों इमेज एक क्रॉस के रूप में होते हैं। इसलिए आइंस्टाइन क्रॉस का क्विजार और सुपरनोवा की खोज में काफी बड़ा योगदान है, और उसकी दूरी और द्रव्यमान का अनुमान लगाने में भी इसका बहुत योगदान होता है। और स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से आइंस्टाइन रिंग का फॉर्मेशन होता है। आइंस्टाइन रिंग गैलेक्सी के घुमावदार की वजह से बनता है, और जब कोई गैलेक्सी इतनी घुमावदार हो जाती है कि वो एक गोलाकार रिंग की तरह दिखाई देने लगती है, तब उसे आइंस्टाइन रिंग कहा जाता है। और जब गैलेक्सी और धरती के बीच में कोई ज्यादा मास वाला गैलेक्सी या क्लस्टर होता है, तो वो गैलेक्सी के लाइट को बेंड कर देती है, जिसे आइंस्टाइन रिंग कहा जाता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल लेंसिंग हमें उन सभी घटनाओं को दिखाती है जो हम कभी टेलीस्कोप के द्वारा नहीं देख सकते, और इस वजह से हम उन क्विजार और सुपरनोवा जैसी घटनाओं को देख पाते हैं जो हमसे कहीं दूर कोने में छिपी हुई थी। अब अगर हम दूसरे प्रकार की लेंसिंग की बात करें तो उसका नाम है वीक ग्रेविटेशनल लेंसिंग। लेकिन इसको जानने से पहले हमें कुछ सवालों को समझना चाहिए, जैसे कि अगर हम बिना लेंसिंग को समझे अपने यूनिवर्स की मैपिंग करते हैं तो क्या वो मैप सही होता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जब यूनिवर्स के मैप को तैयार किया गया तो उस दौरान देखा गया कि बहुत सी गैलेक्सीज अपने मास से ज्यादा ग्रेविटी पैदा करती हैं, और इस वजह से कहीं कहीं बहुत ज्यादा लेंसिंग होती थी, और उस वजह से यूनिवर्स में चलने वाली लाइट लाखों वर्षों की यात्रा के दौरान काफी ज्यादा घुमावदार रास्तों से होकर गुजरती है, और हम तक वो जानकारी लाती है जो हम कभी नहीं देख सकते थे। यानी कि वीक ग्रेविटेशनल लेंसिंग गैलेक्सी में मौजूद डार्क मैटर जैसे तत्व की वजह से होता है। इसलिए हमें डार्क मैटर को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो डार्क मैटर एक ऐसा मैटर है जिसका अस्तित्व तो मौजूद है पर दिखाई नहीं देता है, लेकिन सब वैज्ञानिक टेलीस्कोप से गैलेक्सी के द्रव्यमान को नापते हैं तब वो पाते हैं कि गैलेक्सी अपने मास के तुलना में ज्यादा गति से घूमती है, और इसका रीजन गैलेक्सी में छुपा हुआ डार्क मैटर है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये डार्क मैटर हमारे दिखने वाले मैटर से कई गुना ज्यादा है, और इसी डार्क मैटर की वजह से हमारा ब्रह्मांड बना है। और जैसे सूरज और गैलेक्सी स्पेस को मोड़ते हैं, वैसे ही डार्क मैटर भी अपने आसपास के स्पेस में घुमाव पैदा करता है, और इस वजह से जब लाइट वहां से गुजरती है तब वो भी उस घुमावदार रास्ते से होकर गुजरती है, और जब लाइट इस तरीके से करोड़ों वर्षों तक यात्रा करती है तब वो यूनिवर्स की सभी जानकारियों को हम तक लाती है जो हमसे करोड़ों लाइट ईयर की दूरी पर है। और इस वजह से जब नासा ने यूनिवर्स की मैपिंग की तब उन्हें दिखाई दिया कि वीक ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से हमारा यूनिवर्स बना है, क्योंकि स्पेस में लंबे घुमाव की वजह से सिर्फ लाइट ही नहीं बल्कि यूनिवर्स में मौजूद गैस भी एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करते हैं, और इस वजह से यूनिवर्स में नए तारे और गैलेक्सीज का निर्माण होता है। और जब यूनिवर्स की मैपिंग की गई तब ये देखा गया कि गैलेक्सी और क्लस्टर के कई हिस्से मकड़ी के जाले की तरह मरोड़े गए हैं, और एक तरह का मकड़ी का जाला बनाया है जिसके सहारे लाइट और गैस यूनिवर्स की यात्रा करते हैं और ऐसी जगह पर जा पाते हैं जहां पर जाना असंभव था। अब अगर इसके सबसे बेहतर उदाहरण की बात की जाए तो वो है एबल 1689 क्लस्टर।
और इस क्लस्टर को ध्यान से देखें तो हमें दिखाई देगा कि ये बहुत सारी गैलेक्सीज से भरा हुआ है और इसके बीच में मौजूद हर गैलेक्सी काफी तनी हुई और काफी मुड़ी हुई है। अगर देखा जाए तो बहुत सी गैलेक्सीज इसमें ऐसी दिखाई देती है जैसे इन्हें किसी ने मरोड़ दिया हो। और उस क्लस्टर के किनारे में मौजूद गैलेक्सी को देखने से लगता है कि ज्यादा तनाव किनारे पर मौजूद गैलेक्सी में है और इसकी वजह वीक ग्रेविटेशनल लेंसिंग है, क्योंकि जहां गैलेक्सी क्लस्टर होते हैं वहां पर डार्क मैटर की मौजूदगी सबसे ज्यादा होती है। इस वजह से इन लेंसिंग के द्वारा डार्क मैटर की मात्रा का पता लगाना भी आसान होता है और इन्हीं वीक ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से हमें एक ही सुपरनोवा का दृश्य अलग अलग समय पर दिखाई देता है। क्योंकि जब कोई सुपरनोवा विस्फोट अरबों लाइट ईयर की दूरी पर होता है तो उसकी लाइट यूनिवर्स के कई रास्तों में बढ़ जाती है और अलग अलग रास्ते से होकर आती है। इस वजह से जो सुपरनोवा का विस्फोट हमें एक बार दिख चुका होता है, वही सुपरनोवा विस्फोट हमें कई साल बाद भी दिखाई देता है, क्योंकि वीक ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से वो लाइट मुड़ते मुड़ते धरती तक आती है। और वीक ग्रेविटेशनल लेंसिंग सिर्फ गैलेक्सी और क्लस्टर में नहीं है, बल्कि तारों के चारों तरफ भी होती है। इसलिए वैज्ञानिक सोलर एक्लिप्स के दौरान सूरज के पीछे छुपे हुए तारों और प्लैनेट की खोज करते हैं और उसके साथ वीक ग्रेविटेशनल लेंसिंग वैज्ञानिकों को गैलेक्सी के कैलकुलेशन में मदद करती है। क्योंकि जब फ्रिट्ज विस्की कोमा क्लस्टर के द्रव्यमान का कैलकुलेशन उसकी चमक के द्वारा कर रहे थे, तब उन्होंने ये जाना कि उनकी कैलकुलेशन काफी रॉन्ग है, क्योंकि कोमा क्लस्टर अपने द्रव्यमान से कई गुना ज्यादा तेजी से घूम रहा था और इसकी वजह डार्क मैटर को माना गया जो कि इस गैलेक्सी में मौजूद है। और आज वीक लेंसिंग की मदद से वैज्ञानिक सिर्फ गैलेक्सी की चमक के द्वारा नहीं, बल्कि चमक और ग्रेविटेशनल लेंसिंग के द्वारा उस गैलेक्सी के द्रव्यमान का अनुमान लगाते हैं। और यही रीजन है कि हम भले ही डार्क मैटर को ना देख पाए, पर उसके प्रभाव का असर गैलेक्सी की मरोड़ में देख पाते हैं और उसके साथ उसके द्रव्यमान का अनुमान भी लगा पाते हैं। अब अगर तीसरी लेंसिंग की बात करें तो उसका नाम है माइक्रो लेंसिंग। लेकिन इसे समझने से पहले हमें थोड़ी एलियन की यात्रा करनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी जिज्ञासा एलियन है। क्योंकि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जैसे हमारी धरती पर समय के साथ जीवन पनपा, वैसे ही यूनिवर्स में अनगिनत प्लैनेट है जहां पर धरती जैसी अवस्था बनी होगी और जीवन पनपा होगा। इसलिए वैज्ञानिक ये जानते थे कि जितने प्लैनेट की हम खोज करेंगे उतनी ही ज्यादा संभावना होगी कि हम एलियन को ढूंढ पाए। और इसी को देखते हुए नासा ने साल 2018 में फाल्कन रॉकेट के द्वारा टेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया और इस मिशन का नाम टेस मिशन दिया गया और इसे धरती के ऑर्बिट में लॉन्च किया गया, जिसका मकसद बहुत सारे एक्सो प्लैनेट को खोजना था ताकि हम जीवन की संभावनाओं को उजागर कर सके। इसलिए टेस टेलीस्कोप धरती का चक्कर लगभग 7 दिन में लगाता है और यूनिवर्स की मैपिंग करता है ताकि बहुत सारे एक्सो प्लैनेट की खोज कर सके। जब से ये टेलीस्कोप लॉन्च हुआ है तब से लगभग 7000 एक्सो प्लैनेट को ऑब्जर्व कर चुका है और उसमें से लगभग 425 एक्सो प्लैनेट को कंफर्म कर चुका है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो इसका जवाब ये है कि टेस टेलीस्कोप में जो मेथड यूज किया जाता है उसे ट्रांजिट मेथड कहते हैं और ट्रांजिट मेथड माइक्रो लेंसिंग के द्वारा पूरा होता है। मान लीजिए कि टेस टेलीस्कोप एक सूरज का अध्ययन कर रहा है, तो उस दौरान कोई दूसरा सूरज टेलीस्कोप और पहले सूरज के बीच से होकर गुजरता है, तो उस दौरान गुजरने वाला सूरज पहले सूरज की लाइट को मोड़ देगा और उस वजह से हमें पहले सूरज की 2 इमेज दिखाई देंगी। और इससे वैज्ञानिक ये पता लगा पाते हैं कि गुजरने वाली चीज कोई प्लैनेट नहीं बल्कि सूरज था, क्योंकि उसका ही मास इतना ज्यादा हो सकता है कि वो लाइट को इतना मोड़ दे। और इस वजह से वैज्ञानिक तारों के बारे में जान पाते हैं, क्योंकि जब तारे बहुत दूर होते हैं तो उनमें फर्क करना बहुत मुश्किल होता है कि आखिर ये तारा है या गैलेक्सी। पर जब लेंसिंग की घटना होती है तो वैज्ञानिक ये जान पाते हैं कि ये तारा ही है। और जब किसी तारे का अपना प्लैनेट भी होता है तब वह तारा दूसरे तारे के बीच में आता है, तब उस दौरान चमक थोड़ी सी बढ़ जाती है और वही बढ़ी हुई चमक ये दर्शाती है कि जो तारा बीच से होकर गुजरा है उसके पास अपना भी प्लैनेट है। और इस तरह से एक्सो प्लैनेट की भी खोज की जाती है। और दूसरा तरीका ये भी है कि टेस टेलीस्कोप किसी तारे की निगरानी रखता है, तब उस दौरान जब उसका प्लैनेट उसके सामने से होकर गुजरता है तब उस दौरान तारे की ब्राइटनेस कम हो जाती है। और जब ये घटना बार बार होती है तब वैज्ञानिक समझ जाते हैं कि वो उस तारे का प्लैनेट है। और इस तरह से टेस टेलीस्कोप ने बहुत से ऐसे एक्सो प्लैनेट खोजे हैं और आगे भी ये खोज जारी रहेगी। और इसी मेथड के द्वारा धरती की तरह दिखने वाले ग्रहों को भी खोजा गया है,
जहां पर पानी और जीवन की संभावना हो सकती है। और कुछ ड्वार्फ स्टार्स भी खोजे गए हैं जहां पर ऐसे प्लैनेट है जो कि धरती जैसी सिचुएशन पैदा करते हैं और वहां का टेम्परेचर भी हमारी धरती के आसपास ही है। इसलिए वैज्ञानिक ये मानते हैं कि वहां पर भी जीवन की संभावना हो सकती है। तो ये हम देख सकते हैं कि आइंस्टाइन के द्वारा खोजी गई ग्रेविटेशनल लेंसिंग ने पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को इंसानों के कदमों में लाकर रख दिया। फिर चाहे हमें यूनिवर्स में मौजूद क्विजार या सुपरनोवा के बारे में जानना हो या फिर दूर मौजूद क्लस्टर और गैलेक्सी के बारे में जानना हो, ये हर चीज की जानकारी हमें देती है। इसलिए ये सिर्फ आइंस्टाइन का सिद्धांत नहीं है बल्कि ये पूरे यूनिवर्स को खुद में समेटता है। तो इसी के साथ ये डॉक्यूमेंट्री यहीं पर कंप्लीट होती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, अपना प्यार और सपोर्ट आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए जब भी आपको समय मिले, इन्फिनिटी स्ट्रीम पर बहुत सारी अदर टॉपिक्स पर डॉक्यूमेंट्रीज है जिन्हें आप देख सकते हैं। और किसी और टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए मैं रूबी पारेख आपसे कहूंगी, मिलेंगे जल्दी ही। धन्यवाद।